Hello guys, welcome back to audio book 2 of class 12 biology chapter number 7 evolution. ठीक है, तो इस ऑडियो बुक में अपन करने वाले हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन की स्टार्टिंग, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ओपेरन और रशियन हेल्डेन थे, ओपेरन और हेल्डेन, इनके बारे में अपन शुरू करने वाले हैं। इनकी थ्योरी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। इसके पहले क्या क्या कर चुके हैं वो दिखा देता हूँ तुमको फटाक से। क्विक रिकैप। सबसे पहले अपन ने पढ़ा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर अगो हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ 500 मिलियन ईयर अगो हुआ, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल 2 बिलियन ईयर अगो हुआ। फिर हमने कुछ थ्योरीज को डिस्कस कर लिया था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में। पहली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ द थ्योरी वॉज, ये स्टोरी नहीं ये थ्योरी है, फादर सुरेश। दिस थ्योरी स्टेट दैट गॉड हैज क्रिएटेड लाइफ बाय डिवाइन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट अर्थ एंड लाइफ, लाइट, प्लांट, एनिमल वर ऑल बीइंग क्रिएटेड बाय द सुपरनैचुरल पावर। फिर दूसरी थ्योरी पढ़ी अपन ने, ये नीचे दी है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इट वॉज ये गुड नहीं है एक्चुअल में, ये है सपोर्टेड या गिवन बाय होना चाहिए, गिवन बाय। इट वॉज गिवन बाय रिचटर एंड स्टेट दैट लाइफ ऑन अर्थ अरोज फ्रॉम स्पोर्स और पैनस्पर्मिया हियर विच केम फ्रॉम आउटर स्पेस एंड डेवलप्ड इनटू लिविंग फॉर्म। फिर ये है थर्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इट सेड दैट life originated from non-living matter automatically. This theory is also known as theory of abiogenesis or autobiogenesis. It was supported by Van Helmont, who claimed that mice were found from a dirty soaked shirt. यानी कि इसमें from a के बाद आना चाहिए था कि from a dirty sweat soaked shirt when put in dirty barn in dark for 21 days. उसके बाद इसी थ्योरी के नीचे इन्हीं की थ्योरी को सपोर्ट करते हुए ये सिर्फ नंबर चौथा डाला है, चौथे नंबर की थ्योरी है नहीं, थर्ड की कंटिन्यूशन है, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए 4 नंबर डालना पड़ा। लुईस पास्चर की, लुईस पास्चर रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थ्रू हिज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. इन दिस लाइफ डिड नॉट appeared. ठीक है, टेलस क्लास कंटेनिंग किल्ड यीस्ट. अब ये टेलस नहीं है, फ्लास्क कंटेनिंग किल्ड यीस्ट व्हाइल अनदर वाज एक्सपोज्ड टू एयर, माइक्रोबियल ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड. इन्होंने स्वान का एक्सपेरिमेंट किया था. इतना डन. अब बात करने वाले हैं, अपन कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी थ्योरी के बारे में. ये कौन सी थ्योरी होने वाली है? ये होने वाली है सेकंड नंबर की थ्योरी. ठीक है, जो थ्योरीज अपन कंटिन्यू कर रहे थे उसका सेकंड नंबर था. अब इसको अपन कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे. अब देखो, अब आएगी चौथे नंबर की थ्योरी. क्या है थ्योरी? थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन. थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन. ठीक है, अब ये थ्योरी किसने दी थी? ओपेरन एंड हेल्डेन. तो ये थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय ओपेरन एंड हेल्डेन. अकॉर्डिंग टू दैम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, RNA, protein, and chemical evolution was followed by formation of life. Condition on earth favoring chemical evolution were high temperature, volcanic storm. अब देखो, एक मिनट, मैं इसको पहले इतना कर देता हूँ. कंडीशन ऑन तक अभी यहाँ रखता हूँ और इसके आगे का मैं अभी बताता हूँ. ठीक है, इतना हुआ. अब इसके आगे का The earth favoring chemical evolution were high temperature volcanic storm and reducing atmosphere containing CH4, NH3, etc.
यानी कि जो अर्थ थी उस पे जब जब अर्थ बन रही थी तब उस पे जो एटमॉस्फेयर था उसको फेवरिंग एटमॉस्फेयर वो दिया केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू, यानी कि हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक फॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वॉल्केनिक स्टॉर्म है ये। ST वॉल्केनिक स्टॉर्म, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 एंड NH3 एटसेट्रा। यानी कि इनकी थ्योरी के हिसाब से, किनकी, ओपेरन एंड हेल्डन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ थी उसके ऊपर जो लाइफ आई तब उसमें जो कंडीशंस अप्लाइड थी वो कुछ इस तरीके की थी कि उस समय अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म था, अप्रॉक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा ये कि उस समय नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे, RNA, प्रोटीन एक्सेट्रा। और इस बात की पुष्टि करने के लिए इन्होंने ये बताया कि जो अर्थ पे पहले कंडीशन रही होंगी जिसकी वजह से लाइफ को जनरेशन हुआ वो ऐसी थी कि तब बहुत ज़्यादा गर्म थी अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर था वो बहुत ही हाई टेम्परेचर था। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स यानी कि हर जगह वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे थे। उसके अलावा एटमॉस्फेयर भी रिड्यूसिंग था और एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ मीथेन और अमोनिया थी, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट थी और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो रिलीज होती थी वाटर वेपर के साथ। दैट्स ऑल, ठीक है। ये थी इनकी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब इस थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया। किसने दिया? स्टैनले मिलर एंड हारोल्ड यूरे ने। अब बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन। अब ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या था केमिकल एवोल्यूशन का, ये ध्यान से समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। अब इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या कहता है, ध्यान से समझो। स्टैनले मिलर एंड यूरे इन 1953 स्टैनले मिलर एंड यूरे in 1953 performed an experiment to demonstrate the ultraviolet radiation or electrical discharge or a combination of these can produce complex organic compound from mixture of CH4, NH3 and H2 plus water vapor। समझ गए? यानी कि स्टैनले मिलर और यूरे ने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि पहले जब लाइफ बन रही थी अर्थ पे, तब अर्थ पे लाइफ बनने के पहले जो अर्थ की कंडीशंस थी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ वो कैसी थी, ये एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में जो थे तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का अरेंजमेंट किया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अरेंजमेंट किया और एक फ्लास्क के अंदर, एक चेम्बर के अंदर CH4, NH3, H2 और वाटर वेपर को डाला। कितने टेम्परेचर पे? एट 800 डिग्री सेल्सियस, यहाँ डिग्री का साइन है, डिग्री
सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा था क्योंकि अर्थ पे भी ऑलमोस्ट उतना ही टेम्परेचर था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने नोटिस किया कि जो इनका सेटअप था उसकी मैं इमेज दिखाता हूँ फिर समझाऊंगा कि जो फॉर्मेशन हो रहा है एक बाय प्रोडक्ट का वो था मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का, जिसका रेशियो 2:1:2 का था। यानी कि रेशियो ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन वॉज 2:1:2। ठीक है, जो रेशियो था वो कितना था, 2:1:2। ठीक है, ये रेशियो था। ये हो गया चौथा, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, जिसको एक्सपेरिमेंटली एविडेंस के साथ मिलर और यूरे ने प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, अब इसके बारे में जानते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैं तुमको दिखाने वाला हूँ इमेज किसकी, ऑब्जर्वेशन क्या था इसका वो तो तुम नॉर्मल समझ लो कि इन्होंने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि इनके अलावा कई साइंटिस्टों ने और बताया कि शुगर, पिगमेंट, नाइट्रोजन बेस्ड फैट, ये सब उस समय बन रहा होगा जब अर्थ का नया नया फॉर्मेशन होता। ठीक है, तो इसमें भी इतना ही समझो। अब मैं तुमको इसका सीधे सेटअप दिखा देता हूँ कि वो सेटअप कैसा दिखता था। जस्ट अ वाइल। अब देखो, इस सेटअप को ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या किया, ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का चेम्बर था। इसके अंदर इन्होंने क्या डाला, मीथेन, अमोनिया, H2O लेकिन वाटर वेपर के फॉर्म में, और हाइड्रोजन, और टेम्परेचर कितना रखा, ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। फिर यहाँ पे गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और यहाँ से कुछ फॉर्मेशन हुआ बॉइलिंग वाटर के थ्रू, और ये एक्सपेरिमेंट रिपीटेशन में चलता रहा ऑलमोस्ट 21 डेज तक। क्या किया इन्होंने, 21 डेज भी नहीं, कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों तक इस एक्सपेरिमेंट को लगातार इन्होंने परफॉर्म किया और देखा कि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। अमीनो एसिड बन रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। इस एक्सपेरिमेंट पे तुमको इतना ही समझना था। अब इसके आंसर रीडिंग यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, मार्क करते चलना मेरे साथ साथ, हाईलाइट करते हुए चलते हैं। हाईलाइटर है क्या, हाँ है, चलो पिंक कलर ले लेते हैं, पिंक इज माई फेवरेट। स्टार्ट करते हैं। हाँ, रेड डार्क हो गया। इतना ही रहेगा, ठीक है। चलो, Oparian of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing molecule. ठीक है, example RNA, protein, and formation of life preceded by chemical evolution, that formation of diverse organic molecule from inorganic constituents.
फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, द कंडीशन ऑन अर्थ और हाई टेम्परेचर, जो कंडीशंस थी वो क्या थी, हाई टेम्परेचर थे। जस्ट वाइल इसको मिटा देते हैं। हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, reducing atmosphere containing CH4, NH3, etc. Asher Murray, an American scientist, created similar conditions on laboratory scale. He created electrical discharge in a closed flask containing amino acid, H2O, NH3, water vapor at 800 degrees Celsius. Nitrogen-based pigment are fat analyzed meteoroid content also revealed similar occurring elsewhere, compound indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. और इसी तरह के कुछ जो कंडीशंस थे वो स्पेस में रहे होंगे जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था। अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, इतना क्लियर, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर पॉलीसेकेराइड, these capsules reproduce their molecule. Perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. These were probably single cell. All life forms were in water environment only. This version of abiogenesis, first form of life, arose only through evolutionary force from non-living molecule, is accepted by majority. However, once formed how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today is fascinating story that will be discussed below. अब पहला लाइफ फॉर्म कैसे आया अर्थ पे, इसके बारे में हम डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू गो थ्रू करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म और थ्योरी, इसका में डिस्कस कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म और थ्योरी से। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म और थ्योरी की बात करें तो इसकी आंसर रीडिंग क्या कहती है, conventional religious literature tell us about the theory of special creation. This theory has three connotations. One, that all living organisms that we see today were created as such. यानी कि ये जो थ्योरी है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके आगे आ जाओ नीचे 4000 year old और नीचे आ जाओ based on all observation made during sea voyage in a sail ship called HMS Beagle around the world, Charles Darwin concluded that existing life forms share similarity to varying degrees not only among themselves but also with the life form that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. There had been extinction of different life forms in the years gone by. Just a new form of life arose at different periods of history of Earth. There has been gradual evolution of life form. Any population has built-in variation characteristics. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. यानी कि डार्विन के अकॉर्डिंग जो नेचर है वो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट को ही जो करती है सिलेक्ट करती है। फिटेस्ट को ही सिलेक्ट करती है करने से क्या मतलब है, मतलब ये, अब देखो यहाँ हम बात करें डार्विन की, तो डार्विन कौन है, इन्होंने अपनी कौन सी थ्योरी दी, आखिर ये किस नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी अपन बात करने वाले हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, तो उस पर आके फोकस करते हैं। अब देखो अगर अपन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहली बात हमें इससे पता क्या चलता है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि उस प्रकार के एविडेंस जो हमें यकीन दिलाते हैं कि हाँ कभी ना कभी हमारे भी प्लैनेट पे क्या हुआ होगा, एवोल्यूशन हुआ होगा और उसके पास हमारे पुख्ता सबूत है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो क्या सबूत है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है,
अब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की अगर अपन बात करें स्पेसिफिकली, तो क्या पुख्ता सबूत है कि एवोल्यूशन की वजह से ही हम आज की डेट में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? तो उसके कई सारे प्रूफ्स हैं। पहला, पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। पेलिएंटोलॉजिकल एवोल्यूशन। पहला है पेलिएंटोलॉजिकल एवोल्यूशन, मतलब फॉसिल्स, ठीक है, डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, कुछ मैमथ के फॉसिल्स मिलते हैं, है ना। तो इन सारे फॉसिल्स हमें ये पता चलता है कि हमारे टाइम में रहने के पहले, मतलब जब से हम यहाँ रह रहे हैं उसके भी बहुत पहले से कई अलग अलग टाइप के जो हैं जानवर या कई अलग अलग टाइप के प्राणी इस अर्थ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं। डायनासोर्स का मोस्ट कॉमन है। फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी, ओ गॉड जस्ट ऑयल। दूसरा है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी हम क्या पढ़ते हैं? कंपैरेटिव एनाटॉमी मतलब देखो, मैं तुमको कुछ एक्सरेज दिखाता हूँ, उन एक्सरे को ध्यान से देखना। अब देखो, एविडेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले फॉसिल्स के बारे में सबको पता है, डायनासोर के अवशेष वगैरह। दूसरा है कंपैरेटिव एनाटॉमी, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन। देखो, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, अब इस बात को समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखते चलो। अभी तुमको होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में क्लियर करूंगा। होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में अगर बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन क्या कहता है कि ऑर्गन which have same functional structure but different in function are called homologous organ, also known as divergent evolution। यानी कि होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट होता है। कहने का मतलब, यहाँ पे समझो ध्यान से, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है? एक ह्यूमन का हाथ। एक मिनट, इसकी पहले विड्थ कम कर दें, कलर और ये, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक ह्यूमन का हाथ। ह्यूमन के हाथ में, चीता के हाथ में, व्हेल के हाथ में और बैट के विंग्स में तुमको कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ गौर से ऑब्जर्व करो तो इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये देखो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। हमारे एक हाथ में भी उतनी हड्डी है, स्ट्रक्चर भी सेम है। चीता के भी एक पैर के उंगलियों में इतनी हड्डी है, स्ट्रक्चर भी सेम है। व्हेल के इसमें भी हाथ है, स्ट्रक्चर भी सेम है। बैट के विंग में भी हाथ है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। ह्यूमंस में पकड़ने और चलने के काम आता है, चीता में दौड़ने के काम आता है, व्हेल में तैरने के काम आता है, बैट में उड़ने के काम आता है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, वो होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। जबकि जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं और एक बड़े से चील के विंग है, दोनों एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है, क्योंकि उनका ओरिजिन अलग है, मतलब ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शनिंग सेम है। इनका ओरिजिन सेम है और फंक्शनिंग अलग है। अब बात करते हैं किसकी? कंपैरेटिव एनाटॉमी के बाद एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अपने बॉडी में होती है कॉक्सिक बोन होती है एट द टिप ऑफ द बैकबोन, या बैकबोन जो होती है उसके टिप पे देखोगे एक बोन होती है कॉक्सिक। ये कॉक्सिक क्या होती थी? टेल बोन होती थी पहले। जब अपन बंदर हुआ करते थे तब अपने पीछे दुम रहा करती थी,
टेल, लेकिन अब वो टेल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम उस टेल का यूज़ ही नहीं करते। तो यानी कि जैसे ही हमने टेल बोन का यूज़ करना बंद कर दिया, ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जिनका अब हम यूज़ नहीं करते लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि टेल बोन, अपेंडिक्स जो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में पाया जाता है, और निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन जो पहले अपने आइज़ में पाई जाती थी। तीसरा है एविडेंस ऑफ कनेक्टिव लिंक। पहला था पेलियोंटोलॉजिकल यानी कि फॉसिल, दूसरा कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी कि ये वाली, तीसरी हो गई क्या वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि ये, और चौथा क्या हो जाएगा एविडेंस ऑफ कनेक्टिव लिंक यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में सब जानते हैं। ये एक ऐसी बर्ड थी जो उड़ सकती थी। इसके पास हाथों में पंजे थे, पैर में भी पंजे थे। ये एक ऐसी बर्ड थी तो जो ज़मीन पे रहने वाले और हवा में उड़ने वाले एम्फीबियंस के बीच की एक कनेक्टिव लिंक थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 2 फीट की थी। इस आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये एक फेदर डायनासोर था जिसको पहला बर्ड घोषित किया गया था, जिसके पास बहुत ही शार्प टीथ थे, क्लॉ थे जिसमें फिंगर्स थी, विंग थे, लॉन्ग टेल थी और बोनी शरीर था। तो बोनी शरीर, दांत और पंजे एम्फीबियंस के पास रहते हैं, जबकि फेदर, टेल और बीक बर्ड्स के पास रहती है। इसके पास दोनों थे, इसलिए कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। उसके बाद बायोकेमिकल एवोल्यूशन की बात करें तो, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो, बायोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड इन प्रोटीन और सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर इन डीएनए एंड देन कंपेयरिंग देम इन ऑर्गेनिज्म दैट मे शेयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और उनके बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में अपन जब पढ़ते हैं तो उसको बायोकेमिकल एविडेंस कहते हैं। यानी कि अब तक कितने देख लिए? पहला पेलियोंटोलॉजिकल यानी कि फॉसिल, दूसरा कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, तीसरा एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे कि टेल बोन, चौथा एविडेंस ऑफ कनेक्टिव लिंक यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स, पांचवा बायोकेमिकल एविडेंस, छठवा एम्ब्रियोलॉजिकल। देखो यहाँ तुमको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ तुमको दिखाई दे रहे हैं कुछ एम्ब्रियो। ये फिश का है, ये एम्फीबियन का है, ये रेप्टाइल का है, ये बर्ड का है, ये मैमल्स का है। सब ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं जब ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में है। ये सब ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, लेकिन जब ये डेवलप हो गए तो अलग दिख रहे हैं। यहाँ देखो इनका डेवलपमेंट कितना अलग है। एक ह्यूमन में डेवलप हो रहा है, एक फिश में डेवलप होता है, एक एम्फीबियन में डेवलप हो रहा है, एक रेप्टाइल में डेवलप हो रहा है, एक बर्ड में डेवलप हो रहा है। देखो इसकी बीक भी दिख रही है, एक ह्यूमन बेबी में डेवलप हो रहा है। यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी एक एविडेंस है जो शो करता है कि हम भी पहले कभी एक समान दिखते थे, लेकिन अब हमें बहुत सारी असमानताएं दिखने लगी है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हो गया। और इन सभी एविडेंस के चलते हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो इस एविडेंस का प्रमाण है कि हम एवोल्यूटेड हैं, यानी कि हमारा एवोल्यूशन हुआ है और फिर हम विकसित हुए हैं। कितने हो गए टोटल एविडेंस? पेलियोंटोलॉजिकल यानी कि बोन्स वगैरह अवशेष, फॉसिल, दूसरा है ये कंपैरेटिव एनाटॉमी, तीसरा है एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, चौथा है एविडेंस ऑफ कनेक्टिव लिंक आर्कियोप्टेरिक्स, पांचवा है बायोकेमिकल, छठवा है एम्ब्रियोलॉजिकल। डन? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब एनसीईआरटी की रीडिंग पर जाते हैं। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की। एविडेंस that evolution of life form has needed taken place on earth has come from many quarter. Fossil are the remain of hard part of life form found in rock. Rock form sediment in a cross section of earth crust indicate arrangement of sediment one over the other during the long history of earth. Different aged rock sediment contain fossil of different life form who probably died during the formation of particular sediment. Some of them appear similar to modern organism. They represent extinct organism. Study of fossil in different sedimentary layer indicate geological period in which they existed. Study showed that life form varied over time and certain life form are restricted to certain geological time span. Hence, new form of life have arisen at different time in the history of earth. All this is called paleontological evidence. ये हो गया पहला। दूसरा, embryological support for evolution was
ऑल्सो प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैक्ल, इसको अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था. Based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. For example, embryo of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is functional organ only in fish and disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer. He noted embryo never pass through adult stage of other animal. जैसे कि अपन अभी इस इमेज में देख सकते हैं. कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज एग्जिस्टेड ईयर्स अगो. Such similarity can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. For example, whale, bat, cheetah, human share similarity in pattern of bone of forelimb. Though these forelimbs perform different functions of these animals, they have similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal and phalanges. जिनको समझ में नहीं आ रहा है ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, phalanges क्या है, क्लास 11th के बायोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो ऑडियो बुक 2 है, 2 नहीं 3 या 4 है, उसको जाके देखना. बेहतरीन तरीके से समझाया है, एकदम एनिमेटेड. तो उसको तुम चेक कर लेना, तुमको समझ में आ जाएगा ये क्या है. Hence, in these animals, in the same structure developed along different direction due to adaptation to different need. This is divergent evolution, and these structures are homologous. Homology indicate common ancestry. Other example are vertebrate, heart of brain. In plant, also thorn and tendril of bougainvillea and cucurbita represent homology. Homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to a situation exactly opposite. Wing of butterfly and of a bird looks alike. They are not anatomically similar structure, though they perform similar function. Hence, analogous structure are a result of convergent evolution. Different structure evolving for the same function and hence having similarity. Other example of analogy are the eye of octopus, mammal of flipper of penguin and dolphin. वैसे तो बहुत सारे, लेकिन हमें कुछ ही पढ़ने हैं. ठीक है. One can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive feature in different group of organisms, but toward the same function. Sweet potato and potato is another example of analogy. In the same line of argument, similarity in protein and gene performing given function among diverse organisms gives clue to common ancestry. These biochemical similarity point to the same shared ancestry as structural similarity among diverse organisms. Man has breed selected plant, and animal for agriculture, horticulture, sport or security. Man has domesticated wild animal and crops. This intensive breeding program has created breed that differ from other breed. Example dogs. Dogs की कितनी breeds देखने को मिल जाती हैं आजकल. बट हाँ, तुम्हारी कौन सी फेवरेट है ये मुझे कमेंट करके बताना. बट स्टिल आर द सम ग्रुप. It is argued that if within 100 years man could create new breed, could not nature have done same over millions of years? Another interesting observation supporting evolutionary by natural selection come from England. अब अपन बात करने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन की. नेचुरल सिलेक्शन जो कि दिया था डार्विन ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में. अब देखो, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन तक अपन ने आज पढ़ लिया है. वेस्टिजियल ऑर्गन देख लिया है, बायोकेमिकल देख लिया है, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी देख लिया है. बायोजोग्राफिकल एविडेंस से अपन नेक्स्ट ऑडियो बुक 3 में बात करने वाले हैं. ठीक है, नहीं तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा. और ऑडियो बुक 3 में अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में कंठस्थ तरीके से सब कुछ पढ़ लेने वाले हैं. उसके बाद जो थ्योरीज थी एवोल्यूशन से रिलेटेड उनके बारे में बात करने वाले हैं. ज़्यादा नहीं, 3 थ्योरी हैं, एक डार्विन की, एक लामार्क की और एक ह्यूगो ड्रीवीस की. ये 3 थ्योरी पढ़ने के बाद उसी पार्ट में हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हम पढ़ लेंगे. फिर लास्ट पार्ट बनेगा जिसमें अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में एवोल्यूशन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं. ये थी ऑडियो बुक 2. मिलते हैं ऑडियो बुक 3 में विद न्यू टॉपिक. तब तक दिस इज मी विक्रम दत्ता साइनिंग ऑफ. और यार, अगर ये ऑडियो बुक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ऑडियो बुक्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खासकर एनिमेशन में भी अगर क्रिएटिविटी लानी है तो.
उसके अलावा जैसे कि तुम्हें पता है 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं। विक्रमादित्य लहराव की प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जैसे कि तुम्हें पता है क्लास 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में अभी तक कई चैप्टर्स डल चुके हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और 12th की बात करें तो 12th के चैप्टर जो डल गए वो है फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो मैं जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऑडियो बुक 3 में विद ए न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य लहराव साइनिंग ऑफ। और ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टा पे मैं मेरी नाम की आईडी विक्रमादित्य लहराव के नाम से अवेलेबल हूँ। थैंक यू।